क्या बात है, आ जाओ चलो। इंड एस 36। लेट्स स्टार्ट द रिविजन इन 3 2 1 एंड गो। इंड एस 36 है ना, नाम क्या है, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुना, इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इंपेयरमेंट का मतलब होता है असेट की वैल्यू में हो गया डिक्लाइन। कौन से असेट की वैल्यू में? इसके स्कोप में तीन असेट का बड़े ध्यान रखना, 16, 38, 40 वाले असेट्स, पीपी, इंटेंजिबल, आईपी, इन तीन का इंपेयरमेंट चेकिंग होता है इधर। अब इंपेयरमेंट चेकिंग कैसे करेंगे सर, और इंपेयर होता कब है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है, तो इंपेयर हो गया भाई साहब। कैरिंग अमाउंट मतलब पासिंग मार्क्स, और ये रिकवर मतलब आपके मार्क्स। देख लो भाई क्या है, ठीक है, समझ गया सर, इंपेयरमेंट हो गया। अब कैरिंग अमाउंट कहां से मिलेगा? ये तो बैलेंस शीट से मिल जाएगा सर। रिकवरेबल कहां से मिलेगा? ढूंढना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? फटाफट से आंसर करो मेरे को। वेरी गुड आंसर, दो अमाउंट चाहिए। एक चाहिए FVLCTS, जिसको मैं बोलता हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, है ना, या फिर वैल्यू इन यूज। ठीक है, दोनों में से विच एवर इज हायर उसको हम बोलेंगे रिकवरेबल अमाउंट। क्लियर है वाला पार्ट? यस। दोनों हायर क्यों लेंगे सर? अरे जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वही काम करेंगे ना, बेचने पे ज्यादा मिलेगा तो वो करेंगे, यूज करने पे ज्यादा मिलेगा वो करेंगे, इसलिए बोलते हैं विच एवर इज हायर। अब ये मिल गया इस तरीके से। अब FVLCTS कैसे ढूंढते? कुछ नहीं, फेयर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिया हुआ रहेगा, फेयर वैल्यू में से वो माइनस कर देना, मिल जाएगा FVLCTS। अच्छा, वैल्यू इन यूज कैसे मिलता है अपने को? नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। होता क्या, जब आप असेट यूज करोगे तो यूज करके कुछ कैश फ्लो जनरेट करोगे ना, फ्यूचर के कैश फ्लोज देने का क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो सपोज मेरे को लगता है मैं 5 साल तक असेट को यूज करेगा, तो 5 साल के कैश फ्लोज दिए हुए रहेंगे फ्यूचर के, बस उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आने का है। कैश फ्लोज दिए हुए रहेंगे, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ऐसा जहां अपन ढूंढते भी है कितने कैश फ्लोज है, वो भी करेंगे अपन। तो ये क्या होता है? वैल्यू इन यूज। तो इट इंक्लूड्स कैश फ्लोज में क्या क्या आएगा? इट इंक्लूड्स कैश इनफ्लोज फ्रॉम यूजिंग द असेट। हाँ, अगर ये जनरेट करने के लिए कुछ आउटफ्लोज करने पड़े तो माइनस करने का बाबा। हाँ, एक और चीज, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब कैश फ्लोज निकालोगे ना, तो सपोज 5 साल असेट को यूज करोगे, 5 साल के बाद तो आप जाके असेट को बेचोगे ना, है ना, तो वो जो 5th ईयर के एंड पे बेच के रेसिडुअल वैल्यू मिलेगा ना, वो भी कैश फ्लो का पार्ट बनेगा। लेकिन वो कौन से ईयर के कैश फ्लो में ऐड करूंगा? फर्स्ट डे के कैश फ्लो में, सेकेंड डे के कैश फ्लो में, या लास्ट के कैश फ्लो में? इसको आप लास्ट के कैश फ्लो में ऐड करना। क्यों? अरे असेट यूज करने वाले हो तो पहले 5 साल यूज करोगे फिर बेचोगे ना, मतलब पैसा कब मिलेगा 5 साल के बाद, तो उसको लास्ट वाले कैश फ्लो में ऐड करना। सर क्या बात है यार, तन्मय, पिंकी, मानसी, स्मृति, तुम लोग यार, तुम लोग पढ़ के आए क्या रे? हाँ चलो ठीक है। उसके अलावा बोलता है कुछ कुछ कैश फ्लोज इग्नोर करने का। कौन से कैश फ्लोज? सपोज कोई रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से कैश फ्लो बढ़ने वाला है, बट ये रिस्ट्रक्चरिंग आपने किया ही नहीं है अब तक, तो ऐसे कैश फ्लोज दिए रहेंगे तो उसको इग्नोर करना है। एग्जांपल सर, अरे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलता हूं, सपोज अभी मैं अकेला पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मेरे कैश फ्लोज इतने हैं, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने बीबी से टाइप किया तो मेरे कैश फ्लो बढ़ जाएंगे। टाइप अब तक किया है? नहीं किया, ऐसा मान लो नहीं किया है, तो अगर टाइप किया ही नहीं है तो मैं बैठ के सपना देख रहा हूं कि करूंगा तो इतने कैश फ्लो बढ़ जाएंगे, किया क्या नहीं ना, तो इग्नोर करने का कैश फ्लोज। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो कंसिडर करने का, हवाबाजी की बातें नहीं करने का इधर। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। डिस्काउंटेड कौन सा लेंगे? प्री टैक्स लेंगे। सर क्यों प्री टैक्स? क्योंकि कैश फ्लोज भी आप बिफोर टैक्स लेते हो, है ना, ध्यान रखना। ये आपका हो गया वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज पे गाइडेंस दिया हुआ है। क्या गाइडेंस दिया हुआ है सुनना। अगर आपके कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में आए तो यहां दो चीज अराइज होती है। सबसे पहला, कन्वर्ट कैसे करेंगे रुपीज में, है ना। सेकंड, डिस्काउंटिंग रेट इंडिया का लेगी फॉरेन का ले। तो यहां दो बात ध्यान रखना, डिस्काउंटिंग रेट जिधर के कैश फ्लोज है वहां का लोगे, कैश फ्लोज फॉरेन के तो डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉरेन का लोगे, पहला चीज। सेकंड चीज, प्रेजेंट वैल्यू से जब कन्वर्ट करोगे डॉलर से रुपीस में, तो कौन से रेट पे कन्वर्ट करोगे? जिस दिन वैल्यू इन यूज निकाल रहे हो उस दिन की कन्वर्जन रेट पे, दैट मीन स्पॉट रेट पे। उन लोग कंफ्यूज करने के लिए आपको फ्यूचर के रेट देंगे, ले मत लेना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए हुए, ये समझा यहां तक? ठीक है। सर्कमस्टेंसेस इन विच इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट बोथ FVLCTS वैल्यू इन यूज और नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ। अब इसमें जो काम की बात है वो करूंगा, काम का बात से बीच वाला पॉइंट है, बाकी तो कचरा पट्टी है, ध्यान रखना। इसमें क्या सुनना, कभी कभी क्या होता है, मेरे को FVLCTS नहीं मिलता है, कभी कभी होता है ना असेट के बेचने वाला प्राइस है ही नहीं मेरे पास, तो मैंने समराइज कर रखा है। देखो, अगर FVLCTS नहीं मिलता है तो क्या अकेला वैल्यू इन यूज रिकवरेबल बन सकता है? बन सकता है ना, चलेगा। लेकिन अगर वैल्यू इन यूज नहीं मिलता है तो क्या अकेला FVLCTS रिकवरेबल बन सकता है क्या? ना मुन्ना ना नॉई चौलबे। सर ये भेदभाव क्यों? देखो, असेट का बेसिक नेचर नॉर्मली यूज करना होता है, तो यूज करने वाली वैल्यू अकेला रिकवरेबल बन सकता है। लेकिन अगर सिर्फ बेचने वाली वैल्यू है, यूज वाली वैल्यू नहीं है, तो बेचने वाले वैल्यू को आप सिर्फ रिकवरेबल नहीं मान सकते। तो उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में हम जाएंगे टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। एग्जांपल दो सर, जैसे मेरा माइक है, कैमरा है, आईपैड है, लैपटॉप है, ये सब इंडिविजुअली के कैश फ्लो जनरेट नहीं करते। हाँ, सबको मिला दोगे तो ये मेरे लिए CGU है, सब मिला के कैश फ्लो जनरेट करते। कैसे? आप जो मुझे शायद फीस भरोगे उसके फॉर्म में,
बराबर, तो उसकी टेस्टिंग अपन सीजीयू में करेंगे। बट तुम लोग पढ़ के आए हो मेरे को लग रहा है ना सर, ये देखो तुम लोग को इतना याद आ रहा है ना, छोटी छोटी बातें, तो एग्जाम में तुमको रिकॉल होएगा। और तुम रोते रहते हो मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा, रिकॉल नहीं, सब तो रिकॉल हो रहा है? ऐसी फालतू में रोते रहते हो तुम लोग, आ जाओ इधर। ये समझा तुम लोग को? ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग एन इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, वैसे करके इंपेयरमेंट लॉस मिलेगा। अब ये इंपेयरमेंट लॉस कहां जाएगा सर? कॉस्ट मॉडल पे है तो पीएनएल में जाएगा। अगर असेट रिवल मॉडल वाला है तो इंपेयरमेंट लॉस को आप रीवैल्यूएशन लॉस की तरह ट्रीट करोगे, है ना। मैंने क्लास में बताया था, सिर्फ ट्रीटमेंट सेम होता है। ट्रीटमेंट सेम होता है मतलब रीवैल्यूएशन लॉस का अपन क्या करते हैं, देखते हैं ना पहले क्या था। अगर पहले का भी लॉस अभी भी लॉस, तो ये वाला लॉस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पहले गेन है और अभी लॉस है तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस गेन, पहले लॉस को अपन उससे एडजस्ट करेंगे, फिर डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ ट्रीटमेंट सेम है, नेचर अलग है। क्यों? इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करके। रीवैल लॉस कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू कंपेयर करके। हम तुम अलग है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। एनीवेज चलो आगे बढ़े। यस आगे बढ़ो सर। व्हेन टू कंडक्ट इंपेयरमेंट टेस्ट, ठीक है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंपेयरमेंट टेस्ट। फ्रीक्वेंसी मतलब जिंदगी में कितने बार इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे। वो बोलता है इंडिकेशन आने पर टेस्ट करने का। इंडिकेशन कैन बी एक्सटर्नल इंटरनल, वो रीड कर लेना एक बार। लेकिन 3 असर के केस में एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट इज कंपलसरी। एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट इज कंपलसरी। कितने असर के केस में? 3 असर के केस में। वो 3 असर कौन से है? इंटेंजिबल विद इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट और गुडविल एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब मैं इसकी हिंट देता हूं, याद कैसा रहेगा। तीनों के तीनों इंटेंजिबल है और तीनों के तीनों एमोटाइज नहीं होते। कैसे? इंटेंजिबल विद इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ एमोटाइज नहीं होता। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, जब तक वो डेवलपमेंट स्टेज में एमोटाइज नहीं हो रहा है। और गुडविल एमोटाइज नहीं होता। तो ये तीनों को आप एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट करोगे, ध्यान रखना, सिंपल है। उसके बाद ये हो गया अपना। फिर आता है अपन सीजीयू के ऊपर, कैश जनरेटिंग यूनिट। सीजीयू का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रुप ऑफ असेट जिसका अपन इंपेयरमेंट है साथ में कंडक्ट करने वाले, अलग अलग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सीजीयू। ग्रुप ऑफ असेट साथ में मिलकर कैश फ्लो जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं सीजीयू। उसका टेस्ट भी साथ में होएगा। अब एक कंपनी में क्या एक ही सीजीयू हो सकता है क्या? नहीं, देयर कैन बी मल्टीपल सीजीयू। अब इसको बेटर समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए शानदार एग्जांपल है, वो रिफर करोगे तो फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। इधर आ जाओ, आओ मुन्ना, आओ मेरे पास आओ। आ रहे सर, आ रहे सर, आ रहे, इधर देख लो सीजीयू। ये रहा, सुन लो क्या बोलता है। ग्रुप ऑफ असेट्स दैट जनरेट्स कैश फ्लोस टुगेदर। एग्जांपल, मेरा टीचिंग का सेटअप, माइक, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, आईपैड हो गया, माइक हो गया, है ना। जैसे मैंने बताया ये साथ में कैश फ्लो जनरेट करता है आपके फीस के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं पहले कैरिंग अमाउंट लिखूंगा, टोटल लिख दिया सर। अब रिकवरेबल अमाउंट, अब रिकवरेबल अमाउंट इंडिविजुअल था क्या मेरे पास? अरे इंडिविजुअल नहीं है, तभी तो सीजीयू में आ रहा हूं ना बाबा। टोटल है मेरे पास कि सब मिलके इतना कैश फ्लो जनरेट करती है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट है। अब कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल कम है, मतलब जितना कैरिंग अमाउंट आप उतना रिकवर कर ही नहीं पाओगे, तो इंपेयरमेंट लॉस हो गया। ऐसा मान लो पहले कैरिंग अमाउंट लिखो फिर रिकवरेबल लिखो। अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आता है तो इंपेयरमेंट लॉस है, अगर अमाउंट नेगेटिव आया तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। ऐसा शॉर्टकट याद रखने का भाई साहब। ठीक है, तो पॉजिटिव आया इंपेयरमेंट लॉस है। अब इंपेयरमेंट लॉस तो अपने को टोटल आ गया, लेकिन बांटना पड़ता चारों असेट के अंदर। कैसे बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट बांट देना, सिंपल है। क्लियर हो गया? ये अपना बेसिक सीजीयू हो गया। उसके बाद अच्छा, सीजीयू में क्या लाइबिलिटीज हो सकती है क्या? हो सकती है। जैसे डीकमीशनिंग की लाइबिलिटी है तो वो सीजीयू का पार्ट बन सकती है। अगर कोई लाइबिलिटी सीजीयू का पार्ट है तो लाइबिलिटी को अपन यहां से माइनस कर देंगे। मतलब सारे कैरिंग अमाउंट अपन ऐड किया था ना, लाइबिलिटी वाला कैरिंग अमाउंट माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, लाइबिलिटी होगी फिर भी उस लाइबिलिटी में कोई इंपेयरमेंट, सॉरी, उस लाइबिलिटी में कोई इंपेयरमेंट एलोकेट मत करना। इंपेयरमेंट इनमें एलोकेट होगा, वो सिर्फ सीजीयू के पर्पस के लिए हो सकता है। ऐसा है नहीं, बट ठीक है, होता तो देख लेना कभी। हाँ आगे, अब किसकी बात की? गुड्डू की बात की। वो बोलता है गुड्डू को भी सीजीयू में एलोकेट करने का। क्यों? क्योंकि गुड्डू का भी इंडिविजुअल टेस्ट पॉसिबल नहीं है। सिर्फ गुड्डू गुड्डू से कैश फ्लो कितना है कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा ना, तो गुड्डू को भी सीजीयू में एलोकेट करने का। अब यहाँ बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, सुन लो। अब मैंने यहाँ क्या एग्जांपल अज्यूम किया, मेरे पास ना 2 सीजीयू, ऐसा मान लेते हैं। शांति से करो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। मेरे पास कितने सीजीयू है? 2 सीजीयू, ऐसा मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब वो 2 सीजीयू कौन से है मेरे पास? एक ये सीजीयू और एक ये सीजीयू है। ठीक है, अब गुडविल मिला के 2 लाख रुपया है। अब यहाँ 3 केस पॉसिबल है। पहला केस में क्या बोलता है? गुडविल का बेनिफिट मिलता है सीजीयू 1 के अंदर। तो जब गुडविल का बेनिफिट सीजीयू 1 में, तो बताओ मैं गुडविल कहां एलोकेट करूंगा? मैं गुडविल सीजीयू 1 में एलोकेट करेगा। तो सीजीयू 1 में तीनों असेट लिख, उसमें गुडविल लिख और फिर इंपेयरमेंट टेस्ट कर। अब जिस सीजीयू में गुडविल है अगर उसमें इंपेयरमेंट लॉस आ जाए फिर क्या करेंगे? तो पहले सारा लॉस गुड्डू में एलोकेट करने का, बचा कुछ लॉस बाकी एसेट में इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट एलोकेट कर देने का। ये पहला चीज हो गया। मतलब गुडविल एलोकेबल है तो एलोकेट कर और इंपेयरमेंट टेस्ट कर। सीजीयू 2 का रूखा सूखा टेस्ट होगा, क्यों? उसमें गुडविल है ही नहीं। ठीक है,
अब आता है मेरा केस नंबर 2, जहां गुडविल का बेनिफिट मेरे को दोनों सीजीयू के अंदर मिलता है। 25% मिलता है सीजीयू 1 में, 75% मिलता है सीजीयू 2 के अंदर। जब दोनों जगह पे मुझे गुडविल का बेनिफिट मिलता है तो मैं क्या करूंगा, तो जितना परसेंटेज दिया हुआ है उतने परसेंट में दोनों सीजीयू में एलोकेट कर देना, बराबर। तो 25% सीजीयू 1 में, तो जितना गुडविल था उसका 25% गुडविल सीजीयू 1 में जाएगा, बराबर। बस सीजीयू 1 में 20% एलोकेट किया, इंपेयरमेंट टेस्ट कर। अब जो लॉस आएगा, जितना गुडविल आपके सीजीयू में उतना एलोकेट कर देना, बाकी बचा हुआ लॉस बाकी एसेट में इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अब सीजीयू 2 में बाकी 70% एलोकेट होएगा, यहां लॉस नहीं आया तो कुछ भी एलोकेट मत करना, सिंपल। यहां भी दिक्कत नहीं है, यहां भी सिंपल था। मजेदार है तीसरा केस, बेनिफिट्स इन बोथ सीजीयूज बट कैन नॉट बी एलोकेटेड। कभी कभी क्या होता है, ये आपके मन में सवाल आएगा ना, सर एक कैसे मालूम पड़ा 20/75 है, ये मालूम करना कितना मुश्किल है ना। स्टैंडर्ड यही बोलता है, कभी कभी है ना आपको पता है कि गुड्डू का बेनिफिट दोनों सीजीयू के अंदर है लेकिन एलोकेशन रेशियो नहीं होता आपके पास, तो क्या करेंगे उस केस में 2 स्टेज में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने का। वेरी गुड आंसर स्वाति और निराली, बराबर। वेरी गुड संकेत, वासु, प्रिंसी, वैष्णवी, वेरी गुड यार, तुम लोगों को पता है ये चीज 2 स्टेज में करने का टेस्ट। शुभम वेरी गुड यार, 2 स्टेज में टेस्ट करोगे। सब 2 स्टेज का मतलब क्या होता है सुन लो। स्टेज नंबर 1, पहले टेस्ट करने का इंडिविजुअल सीजीयूज को, ये मान के गुडविल है ही नहीं, सोच लो गुड्डू है ही नहीं आपका, और टेस्ट करो। तो सीजीयू 1 का टेस्टिंग किया, जो भी लॉस आया, गुड्डू तो था ही नहीं तो तीनों एसेट में एलोकेट कर देने का। सीजीयू 2 में सेम, मान लो गुडविल है ही नहीं, जो भी लॉस आया एलोकेट तीनों में कर देना। ये स्टेज 1 की टेस्टिंग हो गई। अब स्टेज 2 में क्या करोगे, सीजीयू 1 सीजीयू 2 दोनों को कर देना कंबाइन और उसमें गुडविल का तड़का लगा देना। तो सीजीयू 1 को भी कंबाइन किया, 2 को भी कंबाइन किया, गुडविल को भी ऐड कर दिया सर। तो अब 1 में जब लिखोगे कैरिंग अमाउंट, तो कौन सा कैरिंग अमाउंट लिखे, 1 में 2 कैरिंग अमाउंट था, एक पुराना वाला और एक इंपेयरमेंट लॉस के बाद वाला। तो इंपेयरमेंट लॉस के बाद वाला कैरिंग अमाउंट लेना, ठीक है। तो यार आई विल टेक 18 लाख, बराबर। तो ये मेरा कैरिंग अमाउंट सीजीयू 1 का। सीजीयू 2 में इंपेयरमेंट लॉस था ही नहीं तो जो कैरिंग अमाउंट है वही लिख दिया। अब इसमें गुडविल ऐड कर दो, क्यों, देखो गुडविल को मुझे ये नहीं पता इंडिविजुअली कितना बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन दोनों में बेनिफिट मिल रहा है ये तो पता है ना, तो दोनों को लिखा और गुडविल ऐड कर दिया, सिंपल। ये कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा, रिकवरेबल दिया हुआ रहेगा कि टोटल रिकवरेबल कितना है, ठीक है। अब इंपेयरमेंट लॉस आ गया, अब इंपेयरमेंट लॉस जो भी आएगा गुड्डू में एलोकेट होएगा, बराबर। अच्छा, क्या इंपेयरमेंट लॉस गुडविल से ज्यादा हो सकता है क्या इस केस में, नहीं हो सकता, क्यों, बाकी दोनों का टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो जो भी लॉस आएगा गुडविल जितना ही आएगा। एक कंसेप्चुअली बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने लिखा भी रखा कंसेप्चुअल नोट कि स्टेज जब ऐसे टेस्ट कर रहे हो ना जहां आप 1 और 2 को टेस्ट करके आए हो और अभी वापस टेस्ट कर रहे हो, ये टेस्टिंग आप सिर्फ गुडविल के लिए कर रहे हो। यहां जो भी लॉस है गुडविल जितना ही आएगा, उसके ऊपर आ ही नहीं सकता कंसेप्चुअली, ध्यान रखना, ठीक है। चलो क्लियर है वाला पार्ट, परफेक्ट आंसर है नरेंद्र, दिव्या, वेरी गुड एवरीवन, क्या बात है, शानदार, क्लियर, ठीक है। उसके बाद एक और आइटम है, वो होता है कॉर्पोरेट असेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट असेट, ऑफिस बिल्डिंग, ये ऑफिस बिल्डिंग वगैरह जो होता है ना, एडमिशन ऑफिस वगैरह। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो मेरे 2 सीजीयू थे, एक मेरा सीए का टीचिंग बिजनेस और एक मेरा सीएफए वाला टीचिंग बिजनेस, ऐसे 2 सीजीयू है। अब दोनों का एडमिशन ऑफिस खोला है मैंने। अब ये एडमिशन ऑफिस से अकेला कैश फ्लो नहीं आता, हाँ, लेकिन ये एडमिशन ऑफिस मेरे दोनों बिजनेस को असिस्ट जरूर करता है ना कैश फ्लो जनरेट करने के लिए, बराबर। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, कॉर्पोरेट असेट को भी सीजीयू में एलोकेट करना पड़ता है। अब कैसे करेंगे, अरे यहां भी वही 3 केस पॉसिबल है। ऐसा मान लो 2 सीजीयू है और एक कॉर्पोरेट असेट है। पहला, कॉर्पोरेट असेट का बेनिफिट से सीजीयू 1 में मिलता है, तो 1 में एलोकेट करो, टेस्ट कंडक्ट कर, ठीक है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात, मैंने 1 में एलोकेट किया, टेस्ट कंडक्ट किया, लॉस आया। अब येडे की तरह ये मत बोलना कि सारा लॉस जाएगा पहले कॉर्पोरेट असेट में, ना मुन्ना ना, ये गुडविल थोड़ी ना है, वो लॉजिक से गुडविल के रिलेवेंट है, बराबर। तो यहां जो भी लॉस आया वो बाकी सारे असेट में इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट असेट कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट करना। क्लियर क्या है वाला पार्ट, यहां येडे की तरह मत बोलना कि नहीं सर सब में ये पहले इसमें एलोकेट करेंगे फिर बाकी में, नहीं, वो सिर्फ गुडविल के लिए होता है। तो कॉर्पोरेट असेट में फर्क क्या है, अगर ये एलोकेट करने के बाद लॉस आए तो सब में इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट एलोकेट कर देना, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 2, दोनों में बेनिफिट मिलता है, तो बस बेनिफिट दोनों में मिलता है तो एलोकेट कर और टेस्ट कंडक्ट कर, सिंपल है। मजा थर्ड केस में आएगा जहां बेनिफिट दोनों में मिलता है लेकिन एलोकेबल नहीं है, फिर वही 2 स्टेज में टेस्ट करोगे। पहला स्टेज में भूल जाओ कोई कॉर्पोरेट असेट है, तो सीजीयू को टेस्ट करो इंडिविजुअली विदाउट द कॉर्पोरेट असेट, जो भी लॉस आया वो बाकी असेट में एलोकेट कर दो, ठीक है। फिर स्टेज 2 में आओगे जहां आप सीजीयू 1 सीजीयू 2 और कॉर्पोरेट असेट तीनों करो कंबाइन। सीजीयू 1 का लिखना रिवाइज वाला कैरिंग अमाउंट, सीजीयू 2 में वो कैरिंग अमाउंट लिख देना, कॉर्पोरेट असेट जितना भी था ऐड कर देना। अब जो लॉस आएगा है ना, नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, लॉस सब में एलोकेट करना, लेकिन हम लॉजिकली सोचो 1 और 2 का तो टेस्ट ऑलरेडी हो चुका ना, 1 और 2 का टेस्ट ऑलरेडी स्टेज 1 में हो चुका। तो यहां एक बात ध्यान रखना, अगर यहां कोई लॉस आ जाए
तो 1 और 2 में मत एलोकेट करना, सिर्फ कॉर्पोरेट एसेट में एलोकेट करना। लेकिन सर आपने तो कहा था इसमें अकेला एलोकेट नहीं करेंगे। अरे लेकिन इस केस में करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन दो का टेस्ट हो चुका। अब आप बताओ, जब ये दो ऑलरेडी पास हो चुके तो इन दो को थोड़ी ना अपन बोलेंगे तुम न्यू सिलेबस में एग्जाम दो। तुम समझ रहे हो क्या? समझ गए सर? हाँ, तो बस मैं यही कह रहा हूं कि इनका टेस्ट हो चुका, तो अब स्टेज 2 में जो लॉस आएगा वो सिर्फ इसमें एलोकेट करना। वो नोट मैंने यहाँ कंसेप्चुअली दे रखा है। अगर बाय चांस आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले वापस से नोट वगैरह देखना हो, कभी भूल गए, बोर्ड नोट्स का मैंने पिन भी कर रखा है, वो टेलीग्राम का लिंक जाके देख लेना। अभी पॉज करके लिखने में टाइम खोटी मत करो, जाके डाउनलोड करो, अपने पास रखो, वो आपकी सहूलत के लिए मैंने अपलोड किया हुआ है, ताकि आपका टाइम बचे वो सब चीज़ों में। ठीक है? हाँ, बोलता है आप ही एग्जाम दे दो सर। मेरा बस चले मैं सबका एग्जाम दे दूं, बट सबको मुझे 1-1 करोड़ रुपए डालना पड़ेगा अकाउंट में। बोला देते हो क्या? बोलता अभी देते हैं सर। नहीं सर, 1 करोड़ नहीं। अरे तुम क्या यार, तुम बनोगे ना सीए, तुम बहुत कमाने वाले हो, टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ो सर। चलो हाँ, फिर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एन इंपेयरमेंट लॉस इन सीजीओ। अच्छा, सीजीओ में लॉस कैसे एलोकेट करेंगे, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले गुडविल में, फिर बचा हुआ जो लॉस है वो बाकी एसेट में इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। अच्छा ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपके सीजीओ में कोई पीपीई है, कोई इंटेंजिबल एसेट है, उसके अलावा कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, नॉर्मल इन्वेंट्री वगैरह है। तो ये इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट वगैरह आपके सीजीओ का पार्ट बन सकता है, लेकिन इसमें आपको लॉस एलोकेट मत करना। लॉस सिर्फ उनमें एलोकेट होगा जो 36 के स्कोप में आते हैं। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है। उसके अलावा ये दो नोट ठीक है, इतने रिलेवेंट नहीं है। आगे आ जाओ। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, जो लॉस बुक किया है क्या उसका रिवर्सल हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है भाई साहब, ठीक है, बट रिवर्सल कब करेंगे? जब कोई कंडीशन एग्जिस्ट करे। जैसे इंपेयरमेंट लॉस की कंडीशन थे ना, वैसे रिवर्सल की भी कंडीशन है, एक्सटर्नल इंटरनल। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा अब जब रिवर्सल करोगे तो निकालेंगे कैसे अमाउंट मैं सिखाता हूं, बट उसके पहले रिवर्सल कब कर सकते हो और कितना कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट क्या रहेगा। अगर आपने रिवर्सल कोई इंडिविजुअल एसेट पे किया है तो देखना पहले एसेट कौन से मॉडल पे। अगर एसेट कॉस्ट मॉडल पे है तो रिवर्सल का अमाउंट गेन की तरह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर एसेट रिवल मॉडल पे है, वो जितना भी रिवर्सल किया है उसको ट्रीट करना लाइक अ रिवैल्यूएशन गेन। अब इसकी तरह ट्रीट किया मतलब देखना पहले क्या था, पहले का गेन अभी भी गेन तो ये वाला गेन ओसीआई है, पहले लॉस अभी गेन तो ये वाला गेन पहले प्रॉफिट एंड लॉस फिर ओसीआई है, सिंपल। अच्छा, जब सीजीयू में रिवर्सल करोगे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, सबका रिवर्सल हो सकता है एक्सेप्ट फॉर गुडविल। गुडविल पे कभी भी इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल नहीं हो सकता, या ध्यान रहेगा, अभी इतना याद रहेगा। अच्छा, अब रिवर्सल का अमाउंट कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाऊं जरा एग्जांपल। आओ इधर जरा आओ, ये रहा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। एग्जांपल देख लो फटाफट से, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज मेरे पास, पहले मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूं इन केस ऑफ इंडिविजुअल असेट, ठीक है। इतना मेरे पास असेट था, 2 साल डिप्रिशिएट किया, ये मेरी कैरिंग अमाउंट, ये मेरी रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दिया 40 रुपीज का, ठीक है। अब इंपेयरमेंट लॉस बुक किया तो मेरा कैरिंग अमाउंट चेंज होएगा, तो मैं हंसते खेलते नॉर्मल एसेट को यूज कर रहा था, तो जब मेरा कैरिंग अमाउंट चेंज हुआ तो मेरा डिप्रिशिएशन भी कम हो गया सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो मैंने 2 साल और यूज किया, ठीक है। अब मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया 90, क्लियर, ठीक है। अब रिकवरेबल अमाउंट जाके बढ़ गई, तो इंपेयरमेंट गेन तो अपन बुक नहीं कर सकते, लेकिन जितना लॉस पहले बुक किया वो तो रिवर्स कर ही सकते हो ना। तो कैसे करेंगे सुन ला। सबसे पहले जब ऐसा रिवर्सल दिखे तो देखो रिवर्सल कितने का दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक्चुअल रिवर्सल। तो एक्चुअल रिवर्सल 90 और 140 कंपेयर करेंगे तो 50 रुपए का दिख रहा है, ठीक है। फिर आप निकालोगे मैक्सिमम रिवर्सल। अब मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हैं, 40 मत बोलना, क्यों, कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 2 अमाउंट चाहिए मैक्सिमम रिवर्सल निकालने के लिए। पहला अमाउंट, अगर आप जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं करते, मतलब आप पहले एसेट को बीच में 2 साल के बाद इंपेयर किए ना, अगर ये इंपेयरमेंट करते ही नहीं तो आज कैरिंग अमाउंट क्या होती। तो मैं बोलूं अगर मैं इंपेयरमेंट करता ही नहीं तो मैं ये 2 साल और ये 2 साल 4 साल तक नॉर्मल 20 का डेप्रिसिएशन चार्ज करता हुआ चलता, बराबर। तो मेरी वैल्यू होती 120, 200 माइनस 4 साल का डेप्रिसिएशन, बराबर। तो ये कैरिंग अमाउंट अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो क्या होता। और सेकंड आपको चाहिए कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट। ये कैसे मिलेगा, जिस दिन रिवर्सल देख रहे हो ना उस दिन की कैरिंग अमाउंट कॉपी कर देना, है ना। ये दोनों कंपेयर करोगे आपको मिलेगा मैक्सिमम रिवर्सल, इतना मैक्स रिवर्स कर सकते हो, बराबर 30। तो एक्चुअल जितना दिख रहा है वो, या कितना मैक्सिमम, तो जितना मैक्सिमम उतना रिवर्स करोगे ना यार, विच एवरेज, इसलिए बोलता हूं विच एवरेज लोअर, तो इतना मैक्सिमम रिवर्सल कर देना। अब सर मैक्सिमम रिवर्सल कम कैसे आया, मैंने तो इंपेयरमेंट 40 का बुक किया था। लॉजिक फटाफट से बता दो, सुन लेना ध्यान से। जब इंपेयरमेंट 40 का बुक किया तो मैं बोलूं आपने बाकी 2 साल में 5 रुपए का डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया, 5 रुपए का एक्सपेंस कम चार्ज किया, तो आपको ऑलरेडी 40 में से 10 रुपए का बेनिफिट तो मिल चुका है ना, तो 30 रिवर्स कर पाओगे। ये हो गया लॉजिक, खत्म कहानी इसकी। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है, सीजीयू वाले केस में रिवर्सल कैसे करोगे, सुन लो। सपोज एक सीजीयू था तो उसमें
दो कैटेगरी बांट दी मैंने, एक नॉर्मल एसेट्स था और एक गुडविल था, ठीक है। तो वैल्यू दिया हुआ दोनों का, एक साल डेप्रिशिएट किया, एक साल यूज किया, तो गुडविल तो एमोटाइज होएगा नहीं, ये एसेट डेप्रिशिएट करेंगे लाइफ 10 ईयर्स मान लो, तो एक साल का वैल्यू कितनी बची 18 और 2 टोटल 20। अब रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ 15 लाख रुपए का, 20 कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल 15 लाख, बराबर। तो बताओ कितना इंपेयरमेंट लॉस आएगा सर 5 लाख का, ठीक है। तो बांटेंगे कैसे, मैंने क्या बताया था, पहले सारा लॉस किस में जाएगा, पहले सारा लॉस जाएगा गुड्डू के अंदर, तो गुड्डे में बांट दिया पहले सारा लॉस। बैलेंस लॉस कहां जाएगा, बिटवीन अदर असेट्स, है ना। वो बाकी असेट मैंने एक सिंगल कैटेगरी बनाई है, अलग अलग दिया होता तो बांट देना अंदर रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट बाकी के अंदर, ठीक है। अब मुझे मिली रिवाइज कैरिंग अमाउंट 15 और ये गुडविल तो शून्य हो गया, लाइफ 9 साल बची है अभी, एक साल और यूज किया सर, डेप्रिशिएशन चेंज हुआ रहेगा बिकॉज कैरिंग अमाउंट चेंज हुई है, तो मुझे मिली रिवाइज कैरिंग अमाउंट अभी। फिर आपको रिकवरेबल अमाउंट दे दिया तो बढ़ गया रिकवरेबल अमाउंट, तो इंपेयरमेंट गेन तो नहीं होता, लेकिन पहले लॉस बुक किया तो वो रिवर्स तो हो ही सकता है। अब पहले ये देखो एक्चुअल रिवर्सल कितना दिख रहा है, तो मैंने देखा कितना दिख रहा है, लेकिन क्या निकालना पड़ता दूसरा, मैक्सिमम रिवर्सल। अब ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, दो अमाउंट चाहिए। जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होती, लेकिन अब जब ये कैरिंग अमाउंट निकालोगे तो गुडविल मत गिनना, गुडविल को मत देखना, देखो ही मत उसको, आंख बंद कर लो गुडविल के लिए। क्यों आंख बंद कर ले सर, इस पे रिवर्सल करना ही नहीं है तो उसको लेंगे ही नहीं। तो जब निकालोगे कैरिंग अमाउंट, इफ नो इंपेयरमेंट वाज देयर, इग्नोर गुडविल। सिर्फ इसका देखो, अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो मैं बोलूं 1 साल और 2 साल मैं 2-2 लाख से डिप्रिशिएट करता तो मेरी वैल्यू बनती 16 लाख, क्योंकि 20 में से 2 साल तक डिप्रिशिएट करता, बराबर। और रियल में कैरिंग अमाउंट क्या है वो यहां से आपको मिल जाएगी, जिस साल रिवर्सल देख रहे हो उस साल की कैरिंग अमाउंट कॉपी कर लो, बराबर। तो कैरिंग अमाउंट इफ नो इंपेयरमेंट और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट मिल गया ये, बराबर। डिफरेंस देखो, मैक्सिमम रिवर्सल मिला, तो एक्चुअल दिख रहा है इतना है लेकिन मैक्सिमम इतना ही कर पाओगे, तो मैक्सिमम करने का ना, फिर कर दो मैक्सिमम भाई, है ना। और ये सारा मैक्सिमम रिवर्सल सिर्फ इसमें एलोकेट करना, गुड्डू को कुछ करना मत भाई, एक बार गुड्डू गया तो गया, कहानी खत्म हो गई उसकी। क्लियर है वाला पार्ट सर से समझ के एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट द इंपैक्ट ऑफ गुडविल इंपेयरमेंट। ये मैं एकदम लास्ट में करा, लास्ट में मतलब चैप्टर के एंड में कराता हूं, तो पहले मैं जितना करा उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, फिर इसको भी डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल गया ये चीज, तो ये बेसिकली जो भी क्लास स्टूडेंट को पता, अपन कॉमन पुल बोलते हैं इसको, मैं यही कराऊंगा इसको। अभी तुमने कर लिया रहेगा, मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो आप। चलो पहले अपन क्वेश्चन पे आ जाए अभी फटाफट से, फिर आ जाओ सर। मैं भूल गया तो याद दिला देना मुझे, कि सर आप भूल गए, अभी कराओ फटाफट से, करके जाएंगे ना अपन। और मैं बताऊं 36 से मेरे को फील आती है, तुम समझ तो फील आती है मतलब, और वो ग्रॉसअप वाले कंसेप्ट पे मेरे को फील आती है, तो कर लेना, सिखाऊंगा मैं भी। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, चलो। पहले आप लोगे ये वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 10, सुन लो क्या बोलता है। बोलता है पहले एक मेरे पास असेट था, है सॉरी, मेरे पास पहले एक सीजीयू था 4 लाख का, बाइफिकेशन दिया, उसमें बाकी एसेट 320, गुडविल 80, मैंने बोला वेरी गुड। ये कब था, 1 अप्रैल 11 को, ठीक है। अब फिर जो भी बात की है वो मार्च 13 की बात की है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप करने का, ठीक है। कि 11 पे अपने, अब 11 का अपने को डेटा दिया हुआ है, 13 पे क्या हुआ है, 13 पे कुछ तो करना है, तो पहले 13 की कैरिंग अमाउंट लेकर आओ। कैसे लेकर आओगे, इसको 2 साल से डिप्रिशिएट करो, लाइफ कितनी दी हुई है, लाइफ मेरे ख्याल से 20 ईयर्स दी हुई है, तो 2 साल से डिप्रिशिएट करो, गुडविल एमोटाइज नहीं होएगा। तो मैं कैसे करूंगा, आओ मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये मेरा कैरिंग अमाउंट, 2 साल से इसको किया डिप्रिशिएट, ये मुझे मिल गया इधर, ठीक है। गुड्डू मेरे को दिया हुआ एज इट इज रह जाएगा। इसी दिन पे आपको रिकवरेबल दिया हुआ है 2,12,000, मैंने 2,12,000 लिख दिया इधर, ठीक है। अब मेरे को बताओ इंपेयरमेंट दिख रहा है ना सर, क्लियर। कैरिंग अमाउंट ज्यादा, रिकवरेबल अमाउंट कम, इंपेयरमेंट दिख रहा है सर। कहां जाएगा ये इंपेयरमेंट लॉस सर, अपना पहले गुड्डू है तो गुड्डू में जाएगा, बाकी अदर सेट में जाएगा, वेरी गुड, बांट दिया सर, ठीक है। अब मेरे को मिला रिवाइज कैरिंग अमाउंट 2,12,000, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब जो भी हो रहा है 31 में 15 को हो रहा है, तो 2 साल और डिप्रिशिएट कर, 2 साल और डिप्रिशिएट कर, तो 2 साल डिप्रिशिएट किया बेस्ड ऑन द रिवाइज कैरिंग अमाउंट, बराबर, ठीक है। इतना आया डिप्रिशिएशन, ये आ गई कैरिंग अमाउंट, लिख दी मैंने। अब वो बोलता है उसके बाद वापस से रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है 3,04,000 और 2,90,000 विच एवर इज हायर, तो मैं 3,04,000 लेगा, तो रिकवरेबल अमाउंट दे दिया सर। अब सर इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं है, लेकिन पहले लॉस किया बुक, उसका रिवर्सल दिख रहा है सर। अब कैसे करेंगे रिवर्स, पहले डिफरेंस निकाल के देखो एक्चुअल कितना दिख रहा है, रिवर्सल निकाल लिया सर। अब मेरे को मैक्सिमम रिवर्सल निकालना है। अब फटाफट से मेरे को आंसर करोगे कितने अमाउंट निकालने पड़ेंगे इसके लिए, जल्दी से मेरे को जवाब दोगे फटाफट से, कितना अमाउंट निकालूंगा इसके लिए मैक्सिमम रिवर्सल के लिए। वेरी गुड आंसर, 2 अमाउंट निकालोगे सर, बराबर। पहला अमाउंट कौन सा निकालेंगे, अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होती, इसमें गुड्डू को भूल जाना, गुड्डू को भूल जाना, है ना। तो अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो मैं बोलूं ये 2 साल का 32,000 और वापस 2 साल का 32,000, उतना करता मैं डिप्रिशिएट, तो मेरी वैल्यू होती 2,56,000, बराबर। और रियल में जिस दिन रिवर्सल चेक करो उस दिन की कैरिंग अमाउंट छाप दो नीचे, ये देख लो डिफरेंस मिल गया, मैक्सिमम रिवर्सल।
तो एक्चुअल ज्यादा दिख रहा है लेकिन मैक्स इतना ही कर पाओगे तो कर दो मैक्सिमम रिवर्सल। कहाँ एलोकेट करोगे इसको? अदर एसेट में एलोकेट करोगे। रिवर्सल करने से वैल्यू बढ़ जाती है तो आपकी वैल्यू दोबारा बढ़ जाएगी भाई साहब। तो वैल्यू बढ़ा के हो गई आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट इतनी। बताओ भाई, मैं बोलता हूँ यही क्वेश्चन पूछो, 100 मार्क का पूछो, कहानी खत्म करो इसकी, है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर। ये कॉमन पूल वाले क्वेश्चन में लास्ट में लेता हूँ, ठीक है, साथ में मुझे याद दिलाना। कॉमन मतलब वो ग्रॉस अप वाले कंसेप्ट में लास्ट में लेता हूँ, पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन करा देता हूँ फटाफट से। उसके बाद अपने पास कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला शानदार क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसको भाई शानदार वाले एलडीआर मार्क करना, रीजन बीइंग इसमें 103 भी आ रहा है और इसमें 36 भी आ रहा है, ठीक है। अब पहले क्या डेटा दिया हुआ है सुन लो। अपने को डेटा दिया हुआ है कि हमने 80% इंटरेस्ट परचेज किया किसी में, और उसके लिए हमने क्या क्या पीसी पे किया वो दिया हुआ है। हमने इतना पीसी पे किया और हमारे शेयर की वैल्यू इतनी थी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इशू वगैरह कुछ करना नहीं है, प्रॉफिट लॉस में जाता है, उसका कुछ करना मत। आगे लीगल कॉस्ट वगैरह इंकर किया, डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्वेशंस का भी कुछ करना मत है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। आगे फेयर वैल्यू दिया हुआ है अपने को किसका, फेयर वैल्यू ऑफ INA इज मेजर्ड एट 1.3 मिलियन। तो INA जितना एक्वायर का उसका वैल्यू दिया हुआ है, और NCI को भी फेयर वैल्यू पे लेना है अपने को। पता ना 103 में NCI निकालते हैं अपन फेयर वैल्यू के ऊपर। NCI निकालने के दो मेथड होते हैं, एक PSN एक फेयर वैल्यू, तो वो निकालते हैं ना अपन फेयर वैल्यू के हिसाब से। यस, दे यूज द मार्केट वैल्यू ऑफ प्लूटो लिमिटेड फॉर दिस पर्पस। नो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लूटो वाज रिक्वायर्ड एट दिस मच, ठीक है। अब करें कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनना, ये डेटा क्यों दिया हुआ है आपको? नॉर्मली बाकी क्वेश्चनों में गुडविल दिया हुआ था, यहां आप 103 का मेथड से गुडविल निकालोगे। कैसे निकालेंगे? पीसी प्लस एनसीआई। पीसी कितना है? 80%। एनसीआई निकालोगे आप 20% के हिसाब से, माइनस करोगे INA, तो आपको क्या मिलेगा? ये करके गुड्डू मिलेगा भाई साहब। ऐसा निकालोगे तो कैसे निकालेंगे दिखा देता हूं आपको, फटाफट से इधर आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन था रे? ये रहा। हाँ ये रहा, देखो पीसी दिया हुआ है, निकाला, है ना। उसके बाद एनसीआई मुझे फेयर वैल्यू पे निकालना है, वो डेटा दिया हुआ है, फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे करके निकाल दिया सर, है ना। फिर INA निकाला, गुडविल मिला मेरे को। अब गुडविल के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है? बोलता है गुडविल का बेनिफिट तीनों के अंदर मिलता है, और रेशियो भी दिया हुआ है, इस रेशियो में मिलता है। मैं बोलूं मेरा एग्जाम्पल का सेकंड वाला केस हो गया, सब में बेनिफिट मिल रहा है और रेशियो दिया हुआ है। तो भाई रेशियो दिया हुआ है, वेरी गुड, एलोकेट कर, टेस्ट कर, एलोकेट कर और टेस्ट कर सर, करना ही कुछ नहीं अपने को। तो मैंने बोला इतना गुडविल था, तीनों में कैसे एलोकेट करूंगा? 2:2:1 के रेशियो में कर दिया सर एलोकेट, और टेस्ट करो भाई। तो CG1 में इतना एलोकेट करने के बाद ये मेरी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो आप, मैं ढूंढ रहा नहीं हूं, रिकवरेबल भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मैंने टेस्ट किया, भाई कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल ज्यादा है, कोई लॉस है ही नहीं, वेरी गुड। CG में सिमिलरली एलोकेट किया, टेस्ट किया, अब यहां लॉस आ रहा है, तो पहले किस में जाएगा? पहले लॉस गुडविल में जाएगा, गुडविल सफिशिएंट है तो यहां एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है। सी वाले केस में गुडविल एलोकेट किया, टेस्ट किया, लॉस 102 का आया, तो अब बहुत ज्यादा लॉस है, तो पहले गुडविल में, गुडविल सिर्फ अपना देखना, बाजू वाले का गुडविल मत देखना कि सर ऊपर भी तो गुडविल पड़ा है, अबे वो मत यूज करना, तुम्हारे सीजू में जो गुडविल है वहां एलोकेट करना भाई। तो तुम्हारा गुडविल 52 है, एलोकेट किया, बाकी बचा हुआ लॉस अदर एसेट में गया, बस मैंने बाइफिकेशन दे दिया। अब इसमें पूछा क्या था सुन लो, पहले गुडविल का अमाउंट पूछा था, निकाल दिया, फिर इंपेयरमेंट लॉस पूछा था, निकाल दिया, फिर इसमें एक और चीज पूछी है कि एनसीआई में कितना लॉस एलोकेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, जितना भी रेशियो एनसीआई का परसेंटेज उतना एनसीआई में पूरा एलोकेट कर दिया। और लॉजिकल भी है क्योंकि जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे होता है तो जो इंपेयरमेंट लॉस है वो सब में एलोकेट, एनसीआई और पेरेंट दोनों में एलोकेट होता है, तो एनसीआई में जितना स्टेक है उतना एलोकेट अपन ने कर दिया, टोटल लॉस में से इतना, बस ये एक लाइन लिख के आ जाना उसके अंदर, कहानी हो गई खत्म, ठीक है। मजा आ गया सर, फील आ गया एकदम। आगे बढ़ू, आगे बढ़ो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 23, अब क्या बोलता है इसके अंदर सुन लो फटाफट से। बोलता है 3 CG हुए ABC, ठीक है। अब इसमें कैरिंग अमाउंट के साथ साथ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी दिया हुआ है, और तीनों का यूजफुल लाइफ अलग अलग है, ठीक है। दो कॉर्पोरेट एसेट है X और Y, ठीक है। X के लिए क्या बोलता है, वो एलोकेबल है प्रो रेटा बेसिस पे, मतलब एक कॉर्पोरेट एसेट है, कॉर्पोरेट एसेट को अपन सीजो में एलोकेट करते हैं। अब कैसे एलोकेट करेंगे? तो बोलता है ये एलोकेबल है, नॉर्मली हम बुद्धि का लगाते हैं कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर दो, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि कैरिंग अमाउंट के रेशियो में एलोकेट कर दो, लेकिन अब खास बात ये है कि अपने को बोला है प्रो रेटा बेसिस, तो इन्होंने क्या किया आपको याद रहेगा, तो वेरी गुड, हाँ वेरी गुड आंसर एवरीवन, वो तन्मय वेरी गुड, वेट्स के बेसिस पे लगे। कैसे वेट्स? इन्होंने कैरिंग अमाउंट और यूजफुल लाइफ दोनों का वेट लेकर उसको एलोकेट किया हुआ है, तो करेंगे अपन। तो कैरिंग अमाउंट इंटू यूजफुल लाइफ करो, एक वेट्स मिलेगा, इस 600 को तीनों के अंदर इस रेशियो में एलोकेट करना, 5:15:22, ठीक है। उसके बाद वाई के लिए क्या बोला है, वाई बोलता है एलोकेबल ही नहीं है, तो इस वाई की वजह से हमको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, 2 स्टेज में टेस्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेज में टेस्ट कैसे करेंगे, पहले स्टेज में हम तीनों को टेस्ट करेंगे इंडिविजुअली, लेकिन एक्स तो एलोकेबल है ना, तो एक्स को इंक्लूड कर लेंगे। फिर सेकेंड स्टेज में हम ABC सबको ऐड करेंगे, और उसमें वाई को भी ऐड अलग से करना पड़ेगा बराबर। तो कैसे करेंगे इधर फटाफट से देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको, इधर आ जाओ।
अच्छा वो सोल्यूशन नीचे है मेरे पास, इधर ही देख लो। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला एक्स एलोकेबल है, तो तीनों में रेशो में बांटा और इस रेशो में निकाल दिया मैंने, ठीक है। अच्छा वाई के लिए क्या बोला, कैन नॉट बी एलोकेटेड, तो इसका 2 स्टेप में टेस्ट करेंगे। पहले स्टेप में क्या किया, इंडिविजुअल सीजू टेस्ट करोगे इंक्लूडिंग एक्स बट एक्सक्लूडिंग वाई, ऐड करो एक्स को और टेस्ट करो, ठीक है। अच्छा जो भी लॉस आएगा, जैसे सीजू 1 में लॉस नहीं आया, सीजू 2 में लॉस आया, तो बेवकूफों की तरह क्या मैं पहला लॉस सारा इसमें एलोकेट करूंगा एक्स के अंदर, अरे ना मुन्ना ना, कॉर्पोरेट असेट है तो दोनों में इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट एलोकेट कर देना, बराबर, ठीक है। सी में भी लॉस है, दोनों में एलोकेट के अंदर रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। ये स्टेज 1 में टेस्टिंग हो गई, जहां मैंने एक्स को इंक्लूड किया, वाई को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब स्टेज 2 में टेस्ट करेंगे, जहां अपन ए बी सी तीनों को करेंगे कंबाइन। क्या इसमें मुझे वाई एक्स को अलग से ऐड करना पड़ेगा क्या, अरे ए बी सी तीनों में एक्स ऑलरेडी है, तो अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई को ऐड कर दे भाई, ठीक है। तो जब मैं कैरिंग अमाउंट लिखूंगा एबीसी का, तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट लिखना, मतलब अगर किसी सीजू में इंपेयरमेंट लॉस आया रहेगा तो आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस जो अमाउंट है वो लिखना, बराबर। तो मैंने तीनों सीजू का अमाउंट लिखा, वाई को ऐड कर दिया, ठीक है। अब टेस्ट किया, अब फिलहाल तो कोई लॉस नहीं आया। लोग मिस्टेक क्या करते हैं, डिफरेंस दिखाने की इंपेयरमेंट लॉस लिख के आ जाते हैं। तुमको आता सब है, तुम एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आते हो, इसलिए तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। सिली मिस्टेक मत करना, दिमाग ठंडा रखना। तो कैरिंग अमाउंट 3071 है, लेकिन रिकवर आप सिर्फ और सिर्फ 3200 ही कर पाओगे, मतलब ज्यादा रिकवर कर पाओगे, दिक्कत ही नहीं है, तो कोई लॉस नहीं आया। अच्छा एक और चीज इधर सिखा के बेच रहा हूं, बाई चांस लॉस आता, जस्ट बिकॉज कॉर्पोरेट असेट है, इसका मतलब सब में एलोकेट करना। ये सोचो एबीसी तो टेस्ट हो चुका ना, तो अगर लॉस आता तो किस में करते हैं, वेरी गुड आंसर एवरीवन, सिर्फ और सिर्फ वाई में करते हैं। वेरी गुड बसंत, मानसी, तन्मय, योगेश, वेरी गुड, समझे ना ये वाला पार्ट, करके आओगे ना भाई। हाँ देखो बोलते ना पेपर ट्रिकी आएगा, तो ट्रिकी में क्या ही करेंगे, ये सभी करेंगे, छोटा मोटा घुमाएंगे और क्या करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे इन लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सर। मजा आ रहा है सर, फील आ रही है, फील आ रही है। 24 भी कराऊंगा बाद में। 32 एक बार नवंबर 22 में आ चुका ही है, ठीक है, बट फिर भी सुन लो क्या है इसके अंदर। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, होलसम क्वेश्चन है, जो आपका पूरा 36 स्टार्ट टू एंड कवर करता है ना। अब सुन लो क्या बोलता है, मैं फटाफट से आपको होलसम वे में रिवाइज कराता हूँ, है ना। कोशिश हो गई तो जब सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो एक बार इसको रफली कर लेना सॉल्व, ठीक है। क्या बोलता है सुन लो, इसमें 2 मशीन है, एक मशीन ए है, एक मशीन बी है। अब क्या बोलता है, मशीन ए का इंडिविजुअल टेस्ट पॉसिबल है, तो मशीन ए को अलग से टेस्ट करेंगे अपन। लेकिन मशीन बी क्या बोलता है, मशीन बी बोलता है अकेला कुछ नहीं कर सकता, मशीन बी से अकेले कुछ नहीं होता। तो मशीन बी के लिए हमको सीजीओ बनाना पड़ता है, जिसमें मशीन ए भी आता है, मशीन बी भी आता है, और साथ साथ में 2 और आइटम आते हैं, इन्वेंट्री और गुडविल। अब आप बोलोगे सर ए का टेस्ट तो हो चुका अकेले, वो वापस क्यों आएगा, अरे वो सिर्फ बी के लिए आएगा, है ना, वो सिर्फ बी के लिए आएगा वापस, बराबर। तो अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाऊं, देखो ऐसा है, मशीन ए का करेंगे इंडिविजुअल सब कुछ, बी के लिए इंडिविजुअल इससे होता नहीं कुछ भी, तो इसके लिए बनाएंगे सीजीयू, जिसमें ए बी इन्वेंट्री गुडविल सब आएगा। सर सीजीयू बनाएंगे तो गलत हो गया ना, ए का 2 बार टेस्ट हो गया, अरे 2 बार होने तो टेस्ट, इसमें सेकंड टाइम में लॉस एलोकेट नहीं करेंगे ना, समझ रहे हो तुम, जैसा अपन ऊपर करते हैं ना सीजीयू वगैरह में, वैसा, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर, देखो डेटा दिया हुआ है अपने को, डेटा इंटरप्रेट करना सीखो। कैसा डेटा दिया हुआ है देख लो। सबसे पहले अपने को अभी मशीन ए का टेस्ट करना है इंडिविजुअली, मशीन ए को देखो। मशीन ए खरीदा आपने अप्रैल 13 पे, जो भी अपने को निकालना है वो 31 मार्च 18 पे निकालना है, मतलब पहले इसको 5 साल डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। जब डिप्रिशिएट करोगे इसकी लाइफ चाहिए, लाइफ 10 साल दी हुई है। अब गलती पता आप क्या करते हो, आप सीधा बोलोगे 10 लाख का वैल्यू है, 10 साल की लाइफ है, 1 साल का डिप्रिशिएशन पर एनम, लेकिन यहाँ रेसिडुअल वैल्यू भी दिया हुआ है, बराबर। तो डिप्रिशिएट कैसे करोगे, 10 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10 ईयर्स, इससे आपको मिलेगा पर एनम, बराबर। तो जब निकालोगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये गलती ना करो। तो कैसे निकालोगे देख लो, इधर आपने बोला 10 लाख, उसमें 5 साल का डिप्रिशिएशन, ये कंसिडर करना मत भूलना, कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी, है ना। अब बारी आती है अपने रिकवरेबल अमाउंट की, कैसे निकालेंगे। 2 चीज चाहिए, एक वैल्यू इन यूज, एक एफसीएलसीटीएस। वैल्यू इन यूज का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, कैश फ्लो करो प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ, लेकिन लास्ट के कैश फ्लो में बोलता है एक्सक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू। देखो हिंट भी दिया है, सिखाया था ना कंसेप्ट के टाइम पे कि इसको ऐड करना होता है 50,000 को, तो कर देना ऐड, बस इसका निकालना प्रेजेंट वैल्यू सारे कैश फ्लोस का। उसके अलावा एक और चीज चाहिए, एफवीएलसीटीएस, उसका डेटा यहां दिया हुआ है, मतलब 75% डेटा क्वेश्चन में सिर्फ मशीन ए के डेटा के लिए दिया हुआ है। तो अभी एफवीएलसीटीएस में एक बात ध्यान रखना, क्या क्या दिया हुआ है, फेयर वैल्यू दिया हुआ है ना, उसमें वैल्यूएशन फीस दिया हुआ है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट दिया हुआ है, पैकेजिंग कॉस्ट दिया हुआ है, लीगल कॉस्ट दिया हुआ है। अब जब आप बोलते हैं ना लेस कॉस्ट टू सेल, तो जो डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्चे वही लेस करते हैं अपन। वैल्यूएशन फी इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेलिंग, तो वो लेस मत करना। तो जब 7 लाख में से आप लेस करोगे ना, देखो मैंने निकाल के दिया हुआ है, तो सिर्फ कॉस्ट टू सेल और बाकी लीगल कॉस्ट पैकिंग कॉस्ट वाला माइनस करना, वैल्यूएशन फीस मत लेस करना, ध्यान रखना है वाला पार्ट, ठीक है। तो मेरा एफवीएलसीटीएस आता है 450,
मेरा वैल्यू इन हो जाता है 489,650, तो मैं क्या लेगा 489,650। याद रखना एग्जाम में अगर राउंडिंग ऑफ के वजह से फर्क आ रहा है चलता है, मार्क्स नहीं कटेगा उसका, ठीक है। चलो तो मैंने बोला कैरिंग रिकवरेबल विच एवर इज सॉरी वैल्यू इन एफ एल सेट विच एवर इज हायर, ये हायर ले लिया। कैरिंग अमाउंट इतना है, रिकवरेबल कम है, तो इंपेयरमेंट लॉस आया, क्योंकि ऐसी मशीन ए का टेस्ट हो रहा है तो लॉस एलोकेट करो मशीन ए में, मशीन ए की रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगी चेंज। यहां तक हो तुम लोग मेरे साथ? हो सर। और लाइफ अभी 5 साल ही बची है, बिकॉज 10 में से 5 साल तो आपने डेप्रिशिएट ऑलरेडी कर दिया था, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सीजीओ का टेस्ट करेंगे। अब सीजीओ में टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या आइटम्स है, मशीन ए, बी, इन्वेंट्री, गुडविल। ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, रिवाइज वाला कैरिंग अमाउंट लिखना। बी में क्या वैल्यू लिखेंगे, क्वेश्चन में बी का डेटा दिया हुआ है, पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि बी को अपन ने 15 में खरीदा, और क्योंकि 15 में खरीदा है और हम अभी 31 मार्च 18 पे खड़े हैं, तो 3 साल करेंगे डेप्रिशिएट, तो ये बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बराबर। इन्वेंट्री और गुड्डू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। कहां दिया हुआ है, देखो इधर, जहां इन्वेंट्री गुड्डू की बात की वहां उन दोनों का वैल्यू भी दिया हुआ है अपने को। कितना अच्छे लोग हैं सर, हाँ वेरी गुड। तो बस अभी चारों का कैरिंग अमाउंट मिल गया। रिकवरेबल अमाउंट सर कहां से मिलेगा, अरे वो भी दिया हुआ है, ले बेटे, ये रिकवरेबिलिटी ऑफ सीजीयू नहीं ऊपर दिया हुआ है पहले, 31 मार्च 18 पे रिकवरेबल 10 लाख है, तो ले रिकवरेबल। कैरिंग अमाउंट मिल गया, रिकवरेबल अमाउंट मिल गया, गन भी आ गया और धन भी आ गया, तो ले कर ले इंपेयरमेंट लॉस टेस्ट। कैरिंग अमाउंट ज्यादा, रिकवरेबल अमाउंट कम, हो गया इंपेयरमेंट लॉस। अब क्या करेंगे, अब ध्यान रखने वाली बात, सबसे पहले लॉस आया, गुड्डू है एलोकेट कर इसके अंदर, कर दिया सर। बचा लॉस, बचा है सर लॉस, किस में एलोकेट करेंगे, क्या मैं ए में एलोकेट करूंगा, नहीं, क्यों, टेस्ट हो चुका, बराबर। क्या मैं इन्वेंट्री में एलोकेट करूंगा, नहीं, क्यों, आउट ऑफ स्कोप है, ये तो सिर्फ सीजू का पार्ट है, 30 के स्कोप में आता ही नहीं है ये, तो इसमें कोई लॉस एलोकेट नहीं होगा। बचा कौन, सिर्फ बी, तो सिर्फ बी में एलोकेट करेंगे। हाँ समझ गए सब, ठीक है। तो कर देना, रिवाइज करेंगे अमाउंट लिख देना। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, जहां मशीन ए का इंपेयरमेंट लॉस निकालो, मशीन बी का सॉरी और सीजू का इंपेयरमेंट लॉस निकालो, निकाल दिया सर, डन। अब पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन बोलता है ये करने के बाद एक मीठा मीठा अगले साल का डेप्रिसिएशन निकाल देना, प्रोस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन फॉर 18-19। कैसे निकालेंगे सर, अरे सिंपल है, ए का अपने पास रिवाइज कैरिंग अमाउंट है, बची हुई लाइफ है, बी का अपने पास आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस रिवाइज कैरिंग अमाउंट है, बची हुई लाइफ है, भाई कुछ नहीं, निकाल दो ना इसके बेसिस पे यार डेप्रिसिएशन, आपको मिल गई कैरिंग अमाउंट 1 साल के बाद की, समझा, मिल गया सर। अब क्या बोला हुआ है, अब बोलता है रिवर्सल करना है अपने को, किसका किसका रिवर्सल करना है, एक तो मशीन ए का रिवर्सल करना है और एक सीजू का रिवर्सल करना है। अब कैसे निकालेंगे सुन लो, बहुत सिंपल है। रिवर्सल करने के लिए क्या, वापस कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट चाहिए। अब कैरिंग अमाउंट कैसे मिलेगा, अब 20 तो निकाला 1 साल का कैरिंग अमाउंट, ये लिख दो इधर कैरिंग अमाउंट। फिर अपने को चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, कहां से मिलेगा सर, वो दिया हुआ है मेरे ख्याल से क्वेश्चन के अंदर ही, मशीन एक, पहले मशीन ए का देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो मशीन ए का रिकवरेबल कितना दिया हुआ है, 4,50,000 दिया हुआ है, तो मैं ये लिख देता हूं 4,50,000 रिकवरेबल। किधर लिखा मैंने, इधर नीचे लिख दिया 4,50,000। अब कैसे करेंगे सर रिवर्सल, अरे एकदम सिंपल है, उस पहले अपन देखते हैं एक्चुअल रिवर्सल क्या है, दिख रहा है इतना, फिर निकालना होता है मैक्सिमम रिवर्सल। कैसे निकालेंगे, जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता मशीन ए में, तो कैरिंग अमाउंट क्या होती है, तो भाई अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो 5 साल डेप्रिशिएट किया था, 1 साल और डेप्रिशिएट कर देता नॉर्मली, तो ये मेरी कैरिंग अमाउंट होती है अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो। और बस जिस साल रिवर्सल चेक कर रहे हो उसका कैरिंग अमाउंट कॉपी कर दो, इधर कंपेयर कर लो, मिल गया मैक्सिमम रिवर्सल, और क्या चाहिए इसके अंदर, बराबर। तुम देख लो भाई, एक्चुअल दिख रहा है 48 to 80, बट मैक्सिमम इतना ही कर सकते हो, तो कर दो मैक्सिमम रिवर्सल। जैसे रिवर्स करोगे मशीन का वैल्यू वापस से बढ़ जाएगा। मशीन ए का रिवर्सल निकालना आ गया, अब बचा गया सीजू का रिवर्सल, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ एक अमाउंट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना कौन सा है। जब रिवर्सल निकालोगे तो पूरे सीजू में जितने एसेट है उसका कैरिंग अमाउंट चाहिए, मशीन ए का भी निकाला ताजा ताजा लिख दे, मशीन बी का, अरे आपने पार्ट बी में जब डेप्रिशिएट करके वैल्यू निकाली वही मशीन बी की कैरिंग अमाउंट है आज की, लिख दो। इन्वेंट्री तो बदला नहीं है, वो चेंज तो हुआ नहीं है, तो 2 लाख ही रहेगा। गुडविल बचा ही नहीं है, मिल गई कैरिंग अमाउंट, ये भी सिंपल है। सेकेंड चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, बस। अब रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में कैसे दी हुई है, क्वेश्चन में अपने को है ना एक्चुअली 2-3 चीजें है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पूरे सीजू का वैल्यू इज 11 लाख, और सिर्फ मशीन ए और मशीन बी का देखोगे तो 7,60,000। तो इन्होंने क्या किया आईसीआई के अंदर, 11 लाख नहीं लिया है, उन्होंने बोला है हम कॉम्बो वाली वैल्यू लेंगे 7,60,000 सिर्फ ए और बी वाली, और उसमें सिर्फ इन्वेंट्री का वैल्यू ऐड करेंगे 2 लाख, उससे हमको सीजू का रिकवरेबल अमाउंट मिलेगा। सर 11 क्यों नहीं लिया, मे बी उन लोग चाहते हैं कि गुडविल पे रिवर्सल ना करें, इसलिए 11 नहीं लिया। बस ध्यान रखना ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद तो ये कैरिंग अमाउंट हो गई, ये रिकवरेबल अमाउंट हो गई। कंपेयर करके देखो एक्चुअल कितना दिख रहा है, एक्चुअल तो इतना दिख रहा है, लेकिन अब इतना रिवर्सल कर सकते हैं क्या, वो चेक करना है अपने को। तो कैसे करेंगे, अरे निकालो ना सीजू का वैल्यू, अगर जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो क्या होता। अब सीजू का ये निकालना बहुत मुश्किल दिखता है नहीं, क्यों, एक एक करके लिखो कौन सा आइटम है, ए है, बी है, इन्वेंट्री है, गुडविल है, ठीक है। अब क्या निकालना है, जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं होता तो वैल्यू क्या होती,
ये तो अपन मशीन ए का ऑलरेडी ऊपर निकाल के दिखाए ना, 430 होती, बस इसका निकालना आना चाहिए मशीन बी का। अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो मशीन बी को मैं 3 के बदले 4 साल डिप्रिशिएट करता नॉर्मली, बराबर। ये मिल गया मुझे मशीन बी की वैल्यू। इन्वेंट्री एज इट इज रहेगा, गुडविल पे रिवर्सल करना नहीं है तो लिखना मत। ये मिल गई कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू इफ नो इंपेयरमेंट। सेकंड क्या चाहिए, इंपेयरमेंट के बाद कैरिंग अमाउंट क्या है, वो तो जिस दिन रिवर्सल कर रहे हो उस दिन की कैरिंग अमाउंट छाप दो नीचे आके, बस ना भाई, मिल गया ना मैक्सिमम रिवर्सल। तो एक्चुअल या मैक्सिमम देख लेंगे। अब और ध्यान रखने वाली बात, नॉर्मली ये जो रिवर्सल हुआ ये किस में एलोकेट करते हैं, सब में एलोकेट करते हैं, लेकिन अब देखो गुडविल में रिवर्सल कर सकते नहीं, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्कोप है नहीं कर सकते, मशीन ए का रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका, तो बचा कौन सी, मशीन बी। तो ये पूरा झमेला अपन ने किया सिर्फ मशीन बी के रिवर्सल के लिए। समझा ये वाला पार्ट? यस। देखो मैं रिवीजन में आपको सिर्फ ओवरव्यू दे सकता हूं, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। डोंट टेक दिस एज अ पॉइंट कि भाई आ गया मेरे को, नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना उसकी तो प्रैक्टिस कर ही लेना बस। चलो मजा आ गया सर। तो अपन ने काफी विस्तार में इसको डिस्कस कर लिया। आई होप अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 33 एक और अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो। अच्छा, कभी भी कोई क्वेश्चन लेंदी दिखे ना आपको, लास्ट में सॉल्व करने का, ये मतलब छोड़ दूंगा, लास्ट में सॉल्व करने का हो सके तो, ठीक है। अब लेंदी क्या है क्या नहीं है वो तो आपको एग्जाम में बैठ के खुद ही इंटरप्रेट करना है भाई, ठीक है। सब कुछ अगर मैं ही करता तो बात ही क्या थी फिर, सर आप ही दे दो सर पेपर में, तो बोलता हूँ। हाँ, इधर ध्यान दो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 33 क्या बोलता है सुन लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है मशीन खरीदी आपने 5 लाख की। जब क्वेश्चन बड़ा दिखे तो देख लो चाहता क्या है वो तुमसे। वो बोलता है कि भाई वैल्यू इन यूज निकाल के दो। तो वैल्यू इन यूज के लिए क्या चाहिए, कैश फ्लोस चाहिए, फ्यूचर कैश फ्लोस। वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बोलता है मेहनत करवाएंगे तुमसे, तो कर लेते हैं मेहनत। अब कैसा दिया हुआ है, बोलता है मशीन खरीदी इतने में, जब मुझे वैल्यू इन यूज चाहिए तो मुझे कॉस्ट से कुछ काम ही नहीं है। अच्छा, फिर बोलता है अच्छा वैल्यू इन यूज में हम फ्यूचर कैश फ्लोस लेते हैं, तो हमारा करंट ईयर 12-13 है, तो हम करंट ईयर से शुरू नहीं करेंगे, हम फ्यूचर के ईयर्स लेंगे, 13-14 से शुरू करेंगे। तो अगर आपको दिखता रहेगा तो देखो मैंने इसमें भी चालू किया 13-14 से, दिखाता हूं मैं आपको, रुको। 13-14 से मैंने शुरू किया है, बराबर। अब क्या बोलता है देखो, बोलता है 10,000 हमने बेचे पिछले साल में 190 के हिसाब से। हमको पिछले में क्या बेचा उसका फर्क नहीं पड़ता है, फ्यूचर में क्या करोगे वो बताओ। तो बोलता है फ्यूचर में हमारी पहले सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस 200 होगी 13-14 में, यही हमारा फर्स्ट ईयर है, 200 लिखेंगे और बोलता है हर साल 3% से बढ़ेगी। तो कुछ नहीं, मैंने लिखा 200 और हर साल 3% से बढ़ा दिया मैंने वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद अगला डेटा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स का। बोलता है पहले तो आप बेचोगे 10,000, उसके बाद आप 5% से एक्स्ट्रा बेचोगे। तो कुछ नहीं, मैंने पहले वाले साल में लिखा 10,000 और हर साल 5% से बढ़ा दिया मैंने। कॉस्टिंग का क्वेश्चन है भाई, सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, कैश इनफ्लोज मिल जाएगा, लिख दो, ठीक है। अब आपको अगले डेटा में कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपकी कॉस्ट 160 है पहले, 14 मतलब फर्स्ट है 160 होगी, फिर नेक्स्ट ईयर से 1% से बढ़ेगी और उसके बाद 2% से बढ़ेगी। भाई बहुत सिंपल है, तो पहले साल 160 लिख, अगले साल 1% से बढ़ा, सब्सिक्वेंट 2% से बढ़ा दे, कॉस्ट मिल गई। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉस्ट करोगे तो कैश आउटफ्लोज मिलेगा, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज करोगे तो मजा आ जाएगा, नेट कैश फ्लोज मिल जाएगा। लेकिन इसमें और भी डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले बोलता है हमको इसको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। कब करेंगे, मेंटेनेंस वन टाइम खर्चा है 15-16 में, तो मेंटेनेंस करोगे तो खर्चा करोगे ना, तो 15-16 के कैश फ्लो में बाहर कर देना उसको। उसके बाद क्या बोला हुआ है, रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है। अरे रेसिडुअल वैल्यू तो मैं लास्ट के कैश फ्लो में ऐड करूंगा भाइयों बहनों, तो लास्ट के कैश फ्लो में ऐड कर देना भाई, कर दिया ऐड। तो भाई जितने भी आउटफ्लोज है वो माइनस कर देना, जितने भी इनफ्लोज है वो ऐड कर देना, नेट कैश फ्लोज आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बाकी कुछ भी डेटा दिया हुआ था वो इररेलेवेंट है आपके लिए। वो बोला हुआ था कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा खर्चा गिरेगा। भाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे खर्चा गिरेगा, लेकिन वो कंसिडर करना ही नहीं है। मैंने बताया था अगर कोई फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग जिसका कोई एविडेंस नहीं है उसको कंसिडर मत करना। याद है क्या, मैं बीबी सर के पास जाऊंगा तो मेरा कैश फ्लो बढ़ेगा, कंसिडर किया था नहीं किया था, तो यहां भी मत करना। वेरी गुड, ठीक है। बस कैश फ्लोज मिल गए, प्रेजेंट आपको डिस्काउंट पे 8% दिया हुआ है, तो आप डिस्काउंट फैक्टर यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। सब प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करोगे तो वैल्यू इन यूज मिल जाएगा। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सॉल्विंग, जिसका 10 मार्क का है। मैं तो बोलता इसको 10 के बदले 100 मार्क का पूछो, कहानी खत्म करो सर। हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ू सर। उसके बाद 34 इज वेरी सिंपल, एक बार उसको रेफर कर लेना। क्या बोलता है सुन लो। वो बोलता है हमारे पास एक असेट था, बराबर, ये डेटा आपको दिया हुआ है वैल्यू इन यूज निकालने के लिए, तो वैल्यू इन यूज निकाल देना। उसके बाद अपनी कॉस्ट वगैरह, कैरिंग अमाउंट वगैरह कितनी है, मेरे ख्याल से कैरिंग अमाउंट दी हुई है आपको इसके अंदर कि निकालना पड़ेगा। अच्छा दिया हुआ है कैरिंग अमाउंट अपना इतना है, ठीक है, कितना अच्छे लोग, कैरिंग अमाउंट भी दिया हुआ है, ये इससे आप वैल्यू इन यूज निकालोगे। FEL CTS कितना है वो भी दिया हुआ है, 6 लाख में बेचोगे और 96,000 खर्चा आएगा,
बराबर, तो मेरे ख्याल से 5,04,000 है सर FVLCT, यस। तो भाई कैरिंग अमाउंट और आप उसको कंपेयर कर लेना। दिखाऊं मैं इधर, देखो ये मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया, ये मेरा रिकवरेबल अमाउंट हो गया, दोनों में से इंपेयरमेंट लॉस दिख रहा है, दिख रहा है सर, बुक कर लेना इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। अच्छा, अब इंपेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा, तो बोलता है कि इसी एसेट के नेचर में 36,000 का पहले गेन वगैरह आया था, तो जितना भी लॉस आया टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस गेन, आप उसे ऐसे एडजस्ट करोगे, तो जितना भी लॉस आया, जितना गेन था पहले उतना उसे ऐसे एडजस्ट होएगा, बाकी लॉस प्रॉफिट लॉस एडजस्ट होएगा, बस और कुछ नहीं। फिर रिवाइज कैरिंग अमाउंट पूछा है, और ये भी बोला है कि इसमें गवर्नमेंट ने कोई कंपेंसेशन प्रॉमिस किया है ना, बट इट मे कंपेंसेट, प्रॉमिस किया मतलब इसे हवाबाजी दिया है कि दे सकते हैं, है ना। अभी तक वो एग्जैक्टली नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका अकाउंटिंग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं मैक्सिमम, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, जब मिलेगा तब अकाउंटिंग कर लेना भाई, हो गया, मजा आ गया सर। आगे बढ़ू, आगे बढ़ो सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रेफर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 का सिमिलर क्वेश्चन है ना, अपन 21 में करेंगे, इंडेक्स 21 में, तो वहां देख लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। वाह मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो इसी के साथ अपना इंडेक्स 36 जो मेन था वो तो हो गया, अभी कॉमन पुल बाकी है, कॉमन पुल कर लेते क्या फटाफट से। यस, मेरे को आप 10 सेकंड दोगे, मेरे को नोट्स खोलना पड़ेगा कॉमन पुल का, मेरे को 10 सेकंड देना, बस रुक जाओ। छोड़ो, अब मैं ऑडिबल हूं क्या, मैं चुप हो गया था, जबा 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 रनर अरे अभी आवाज आ गई क्या, अभी आ गई ना, ठीक है, जबा जबा हो गया था मेरा, मेरे को मिल गया, मिल गया हमको इंडिया 36 मिल गया, आजा, आओ सुन लो, कंसेप्ट सुन लो क्या बोलता है। कभी कभी क्या होता है आपको पता है, एनसीआर निकालने के 2 मेथड होते हैं, फेयर वैल्यू और पीएसएनए, ठीक है, फेयर वैल्यू और पीएसएनए होते हैं ठीक है। अब सुन लो, अगर आपका एनसीआर फेयर वैल्यू पे है तब तो वेरी गुड, तो आपको पता है गुडविल होता है फुल, जो दोनों को बिलोंग करता है, पेरेंट एनसीआर। अगर एनसीआर पीएसएनए पे तो गुडविल होता है पार्शियल, वो सिर्फ पेरेंट का होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो अब जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ये सिर्फ तभी रेलिवेंट है जब आपका एनसीआर पीएसएनए पे है, जब आपका एनसीआर किस पे, पीएसएनए पे। तो पहले एग्जांपल सुन लो, फिर एक आधो क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सपोज एक सीजीयू है मेरे पास, ठीक है, इसका कैरिंग अमाउंट कितना है 200, अदर असेट का गुडविल कितना है 80। अब ऐसा मान लो मेरा स्टेक 80% है पेरेंट का और गुडविल पार्शियल है, ठीक है, ओके सर, तो ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 280। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसेप्ट क्या बोलता है, ये जो रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ रहता है ना, ये जो रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ रहता है, इसमें भी जब रिकवरेबल देगा क्वेश्चन, तो अदर एसेट और गुडविल दोनों का मिला के देगा, लेकिन जो रिकवरेबल अमाउंट निकाला गया है क्वेश्चन के द्वारा, वो फुल गुडविल के हिसाब से होता है, क्योंकि आप मार्केट से निकालते हो ना ये रिकवरेबल अमाउंट, तो ये जो दिया हुआ है, ये जब निकाला था तो गुडविल फुल मान के निकाला जाता है, फुल मतलब इसमें पेरेंट एनसीआर दोनों का स्टेक होता है, ऐसा। तो ये कंपेरेबल नहीं हुआ ना, क्योंकि कैरिंग अमाउंट आपने निकाला गुडविल पार्शियल मान के, रिकवरेबल अमाउंट आपने निकाला गुडविल फुल मान के, तो ये कंपेरेबल नहीं होता है, तो अब इसको कंपेरेबल बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे कंपेरेबल, तो ये जो अपना कैरिंग अमाउंट है पार्शियल गुडविल वाला, इसको फुल गुडविल बना देते हैं अपन। कैसे, अगर 80% का गुडविल 80 करोड़ है, तो अगर एनसीआई का नोशनल गुडविल मुझे निकालना होता 20% के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 80% स्टेक का गुडविल 80 सीआर है, तो 20% का कितना होता, 20 होता। तो ये मैंने निकाला नोशनल गुडविल, बाय नोशनल, बिकॉज ये मैं सिर्फ और सिर्फ इंपेयरमेंट पर्पस के लिए निकाल रहा हूं, बाकी इसका कोई काम नहीं है, निकाल दिया सर। ये करने के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया 300, ठीक है। अब मेरा कैरिंग अमाउंट 300, रिकवरेबल 170, इंपेयरमेंट लॉस दिख रहा है ना सर, 130 का इंपेयरमेंट लॉस दिख रहा है। अब बेवकूफों की तरह 130 का लॉस मत बुक करना, क्यों, 130 का लॉस कैसे एलोकेट होएगा, पहले हम बोलेंगे गुड्डू में, जितना गुड्डू है पूरा वो देखो, पूरा गुड्डू देखना, पूरा गुड्डू कितना था 80 + 20 100, तो पहले मैं 100 गुड्डू में एलोकेट करेगा, और उसके बाद 30 बाकी एसेट में। अब 100 जब गुड्डू में एलोकेट कर रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, क्या पूरा गुड्डू एग्जिस्ट करता था क्या, नहीं। मैं बोल दूं इसमें से पेरेंट का 80% एग्जिस्ट करता था, इतना गुड्डू का लॉस आप बुक कर सकते हो, लेकिन जो एनसीआई का लॉस था 20%, ये नोशनल था ना, ये नोशनल था ना, तो ये नोशनल था, इसका गुडविल भी नोशनल था, तो इसका लॉस भी नोशनल है बुक नहीं करने का, समझे, ये गुडविल नोशनल, इसका लॉस भी नोशनल बुक नहीं करने का। इसका मतलब मैंने टोटल में कितना गुडविल बुक किया,
30 का अदर एसेट पे बुक किया रहेगा, और ये जो 80 पेरेंट का गुडविल है उतना बुक किया, तो मैंने 110 का ही इंपेयरमेंट लॉस बुक किया। मैं लॉजिक्स में नहीं जा रहा हूं ऐसा क्यों क्या कैसे, ये ध्यान रखना एक कैलकुलेशन है। अब इसको मेरे को पता है थोड़ा बहुत समझा रहेगा, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है? आ जाओ इधर ध्यान से देख लो, मैंने बोला भी है बाइफिकेशन कैसे करोगे। 130 में से 100 का गुडविल है, 30 अदर एसेट्स है, गुडविल में 20 एनसीआई का, 80 पेरेंट का, ये गुडविल भी नोशनल, इसका लॉस भी नोशनल, बराबर। तो आपने बुक कितना किया, 80 + 30, सिर्फ 110 आपने बुक किया है, बराबर, ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? अब इधर ध्यान दे दो फटाफट से, है ना? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, मीठे मीठे प्यारे प्यारे। किधर गया रे मेरा क्वेश्चन? ए मेरा फैजल, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, किधर गया फैजल? अरे वो क्वेश्चन वाला पेज चला गया, रुको लाना पड़ेगा। छू मंतर आ जा, क्वेश्चन वाला पेज आ जा सर, छू मंतर, ये लो आ गया। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आना है अपने को, ठीक है? मैं ये कंसेप्ट को शांति से करा रहा हूँ, इसका रीजन पता है क्या? मैं बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है, ये दिख रहा है मेरे को ऐसा धुंधला धुंधला दिख रहा है, ऐसा धुंधला धुंधला दिख रहा है मेरे को, 1:45 ये, तुम समझ रहे हो क्या? ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है। कॉमन पुल के बोर्ड नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मैं तुमको कॉमन, ये जो 36 के बोर्ड नोट्स नहीं होंगे कॉमन पुल वाले, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, शाम को डाल दूंगा पक्का, मैं लिख के रखता हूँ किधर, है ना? लिख दूं कॉमन पुल 36 वाला ना, कॉमन पुल 36 वाला, ठीक है? लिख दिया मैंने, बस लेक्चर खत्म होते होते पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। अब सुन लो फटाफट से, 80% शेयर है सब्सिडरी के, कितने में लिया अपन ने? 32,000 में लिए, ठीक है? 3,200 में लिए, ओके। अभी आई ने दिया हुआ 3,000 का, और एनसीआई को पीएसएनए पे ले रहे। अगर एनसीआई पीएसएनए पे है, क्या ग्रॉस अप अप्लाई होएगा? होएगा सर, इधर ही तो होएगा, ठीक है? अब दिया हुआ है पीसी इतना, एनसीआई इतना, ये सब क्वेश्चन का ही पार्ट है, गुडविल इतना, ठीक है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस टू 2,700 एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है? अब बोलता है रिकवरेबल है, चेक करो। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन है करके दिखा रहा हूँ, बाकी रिफर कराऊंगा, देख लेना। सबसे पहले मेरा नेट एसेट कितना है? नेट एसेट है 2,700, ठीक है? मेरा गुड्डू कितना है? मेरा गुड्डू है 800, बराबर, ठीक है? ये 80% के हिसाब से है। तो फटाफट से मेरे को बताओ, अगर मुझे पहले ग्रॉसअप करना पड़ेगा तो नोशनल एनसीआई में ऐड करेगा, कितना ऐड करेगा? 80% का 800, 20% का कितना? फटाफट से बताओ। 200 रहेगा सर, ठीक है? तो ये हो गया 1000, ये हो गया 2,700, अब मेरा टोटल आ गया 3,700, ये मेरी कैरिंग अमाउंट हो गई सर, कहानी खत्म। अब मेरे को रिकवरेबल अमाउंट दो फटाफट से सर। रिकवरेबल अमाउंट पहले केस में दिया हुआ है 2,000 रुपीज, कितने का लॉस आएगा मेरे को? इंपेयरमेंट लॉस आएगा 1,700 का। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट हो सर। अब मैं बांटूंगा कैसे? तो पहले बांटो 1,700 के लॉस को, आप कैसे बाइफिकेट करोगे? आप बोलोगे सर पहले 1000 का गुडविल था नोशनल गिन के, तो 1000 गया गुड्डू के अंदर, 700 गया अदर एसेट के अंदर। अब गुड्डू में दो लोग हैं, एक पेरेंट और एक एनसीआई है, 80% पेरेंट 20% एनसीआई है, बराबर। मतलब 800 पेरेंट का गुडविल बुक था, इसका लॉस भी बुक होगा। एनसीआई का गुड्डू नोशनल था, तो लॉस भी नोशनल है, बुक मत करना। तो आपने टोटल कितना बुक किया? एक तो ये 800 बुक किया और एक ये 700 बुक किया, तो 800 + 700 आप कितना बुक करोगे? 1,500 का लॉस बुक करोगे। आया करने को? आया करने को ना? अरे बस, और क्या चाहिए भाई साहब, मजा आ गया ना? इधर किधर है भाई, दिखाओ मेरे को फटाफट से। एक तो इनका सोल्यूशन समझता नहीं है अपने को ज्यादा। देख लो इधर, दिखा रहा हूँ। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 11, 700 और 800, 1,500 का लॉस आपने बुक किया है, ठीक है? पहला केस। सेकंड केस में क्या बोलता है? रिकवरेबल अमाउंट 2,800 है। अब सुनना, सेकंड केस में रिकवरेबल अमाउंट 2,800 है ना? मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? मेरी कैरिंग अमाउंट थी 3,700, बराबर। तो कैरिंग अमाउंट 3,700 था, रिकवरेबल था 2,800, लॉस बताओ ना? लॉस 900 का लॉस है। अब ये लॉस के लिए गुडविल अकेला सफिशिएंट है, गुडविल अकेला सफिशिएंट है, बराबर। तो मैं बोलूं ये पूरा गुडविल में जाएगा। अब गुडविल में 80% पेरेंट का, 20% एनसीआई का। 80% कितना आता है? 720। 20% कितना आता है? 180। एनसीआई का गुडविल भी नोशनल, लॉस भी नोशनल, बुक मत करना। ये 720 आप बुक करोगे, कहानी खत्म। तो बोला हुआ है, देख लो यार, 900 का लॉस आएगा ना, बाकी नोशनल कर लोगे ना भाई? आया तो संभाल लेना भाई, देखो तुम्हारे भरोसे वतन साथी हो। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन है, वो भी कराओ सर। अभी जो सिंपल है वो आपको बता दूंगा, मार्क करने के लिए वो करके जाना, ठीक है? हाँ, ये देख लो, ये भी एलडीआर अच्छा क्वेश्चन है, चलो करा देता हूँ फटाफट से, देख लो। कॉमन पूल है, सुन लो। 80% पेरेंट है, पीसी इतना दिया हुआ है, ठीक है? आइडेंटिफाइबल एसेट कितने हैं? 1,500,
अब वो बोलता है एनसीआई फिर पीएसएनए पे, अरे एनसीआई फिर पीएसएनए पे, तो ग्रॉस अप करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, फिर क्या बोलता है अब है ना, अगर आप देखोगे तो 2100 का पीसी अपन ने पे किया 80% के लिए, तो अगर आप वैसे गुडविल निकालोगे ना तो पता है कितना आएगा, मैं आपको दिखाता हूं, चलो मैंने किया हुआ इधर 80% का गुडविल, 80% का पीसी 2100। अब इसमें एनसी ऐड करोगे 300 रुपए का पीएसएनए के हिसाब से, पीएसएनए मतलब आईएनए का प्रोपोर्शनेट, और आईएनए माइनस करोगे तो गुड्डू आया 900 का। अब इसमें एक लाइन बोली थी कि गुडविल ऑफ 500 रिलेटेड टू दो सिनर्जीज हैव बीन एलोकेटेड टू अदर सीजीयूज। बोलता है 900 में से 500 का गुडविल किसी और सीजीयू का है, अदर सीजीयू का है। तो हम जिस सीजीयू को इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं उसमें ये 500 का गुडविल आना ही नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ 400 का बचा हुआ गुडविल आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, पूरा का पूरा एलोकेट करके मत बैठ जाना। ठीक है, तो 1 साल का डिप्रिसिएशन करने के बाद आपकी अदर एसेट की कैरिंग अमाउंट इतनी बचती है, गुडविल आप इतना ही एलोकेट करना, पूरा 900 मत एलोकेट करना। ठीक है, अब ये गुडविल पार्शियल है, इसको करो ग्रॉस अप, निकालो इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस जितना भी आएगा, गुडविल कितना था 500, तो 500 का जाएगा गुडविल के अंदर, बाकी अदर एसेट में। ये आप बुक करोगे, जितना गुडविल में गया उसका 80-20 करना, एनसीआई का गुडविल नोशनल, लॉस भी नोशनल बुक मत करना, पेरेंट का बुक कर लोगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट था, गुडविल निकालना और गुडविल का सिर्फ 400 कंसिडर करना, वो इंपॉर्टेंट, बाकी सेम सिंपल है। इसका एक और क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता रहा हूं सुन लो, मेरे को लगता है अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है वो एग्जाम के अंदर। पता है कौन सा है वो, दिखाता हूं मैं आपको। एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तगड़ा क्वेश्चन है वो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एमटीपी आरटीपी। सुन लो क्या बोलता है, देख लो इधर, है ना, सुन लो क्या बोलता है। बोलता है 80% एक्वायर किया है 190 के लिए। ठीक है, एनसीआई फिर पीएसएनए पे, अरे एनसीआई पीएसएनए पे तो फिर से क्या करेंगे, फिर अपन एलोकेट करेंगे किसके अंदर, मतलब फिर वो अपने को करना पड़ेगा ग्रॉस अप वगैरह, कर लेंगे सर ग्रॉस अप। ठीक है, गुडविल का अमाउंट वगैरह दिया हुआ ढूंढ लेते, देखते कितना। अच्छा, अपने 80% के लिए 190 पे किया है और 200 का आईएनए है, तो पीसी प्लस एनसीआई माइनस आईएनए करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या बोलता है, कैरिड आउट एनुअल रिव्यू ऑफ गुडविल, नो इंपेयरमेंट हैव बीन एविडेंट। ठीक है, ऑन 12 and 13 द रिव्यू इन्वॉल्व एलोकेटिंग द असेट इनटू 3 सीजीयूज। बोलता है सीजीयू 3 है। अब मजा पता है क्या, 3 सीजीयू आपके पास। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मीनिंगफुली एलोकेट द गुडविल इनटू इंडिविजुअल सीजीयूज। बोलता है गुडविल का टेस्ट इंडिविजुअली आप एलोकेट करके नहीं कर सकते। तो कितने स्टेज में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे सर, 2 स्टेज में टेस्टिंग करेंगे सर, 2 स्टेज में। पहला स्टेज में क्या रहेगा, पहला स्टेज में आप टेस्ट करोगे विदाउट द गुडविल, गुडविल एलोकेट किए बिना, ए बी सी तीनों को टेस्ट करना। कर लेते हैं सर, वो तो बड़ा सिंपल काम है मेरे लिए, आ जाओ इधर। तो पहले मैं गुडविल निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, आएगा ना गुडविल निकालने को 103 वाला कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है अब बोलता है गुडविल एलोकेबल नहीं है, 2 स्टेज में टेस्ट करो। पहले टेस्ट करेंगे इंडिविजुअल सीजीयूज का ए बी सी विदाउट द गुडविल, ध्यान रखना। तो इसमें गुडविल एलोकेट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है सर। अब इसमें ना जो आउट ऑफ स्कोप वाले असेट है उसमें लॉस एलोकेट मत करना। जैसे करंट असेट है, करंट असेट आउट ऑफ स्कोप है, अगर लॉस आए तो सिर्फ पीपी और इंटेंजिबल के अंदर एलोकेट करना, ये संभाल लेना। ठीक है, तो टेस्ट किया मैंने इंडिविजुअल सीजीयूज को, फिर कंबाइन करूंगा सीजीयू को इंक्लूडिंग गुडविल। अब इधर मजा आएगा, सीजीयू 1 सीजीयू 2 सीजीयू 3 ऐड किया सबको। ठीक है, अब गुडविल लिखना। अब जो गुडविल लिखा ये पीएसएनए वाला गुडविल है, पार्शियल गुडविल है, बराबर क्या। तो अब टेस्ट डायरेक्टली मत करो, इसमें इस गुडविल में नोशनल ऐड करो, नोशनल। हाँ, तो नोशनल ऐड किया, ये 30-80% का है तो 20% का कितना 7.5 ऐड किया सर, ऐड किया, ठक 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 कैरिंग अमाउंट आ गया। रिकवरेबल कितना है 350, बराबर। बस अब 23.5 का लॉस आया, मैं बोलूँ गुडविल से कम ही लॉस आया ना, तो बस गुडविल में जाएगा पूरा 80-20 कर दो, जितना पेरेंट का उतना बुक करोगे, जितना एनसीआई का, एनसीआई गुड्डू भी नोशनल, लॉस भी नोशनल, नहीं आएगा एलोकेट। ठीक है, तो मैंने एलोकेशन में आपको दिया हुआ है भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा है मैंने ये वाला पार्ट, अभी संभाल लेना। मैं पहले बता रायता मत फैला के आना, अगर एग्जाम में और कोई मेरे को मैसेज किया कि सर मेरे से गलती हो गई, मैं रो दूंगा, तुम रो ना रो मैं रो दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको नोट्स डाल दूंगा किसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है।